नमस्ते शेखर। पिता की आवाज हड़बड़ी में सुनाई दी। बताइए पापा, शेखर ने कहा। तुम तुरंत निकल पड़ो, अपनी बहन को साथ ले आना। तुम जानते हो इस पागल औरत ने क्या कर दिया। मेरा तो दिमाग ही घूम रहा है। बताने के लिए जुबान नहीं खुल रही है। बेटा घबराओ मत, हमारी सेहत ठीक है, वह भी अच्छी है। मगर मैं तुम्हें फोन पर यह बात नहीं बता सकता। तुम्हें आना ही होगा। और सुनो, यह बात हमारे चारों के बीच ही रहनी चाहिए। बाहर पता चली तो सब लोग हंसेंगे। बहू को मत लाना और जीजाजी को कुछ भी बताकर सिर्फ बहन को ही लेकर आना। बच्चों को भी मत लाना। महिता और तुम दोनों ही आओ। माधवराव ने जोर देकर कहा। क्या हुआ पापा? मां ने क्या कर दिया? इतनी घबराहट क्यों? शेखर ने चिंता से पूछा। वो सब फोन पर नहीं बता सकता, तुम लोग आ जाओ, माधवराव ने बेटे को समझाते हुए कहा। ठीक है पापा, मैं बहन को लेकर निकलता हूं, कहकर शेखर ने फोन रख दिया। बेंगलुरु से उसी रात दोनों भाई बहन निकले और सुबह होते होते विशाखापत्तनम की MVP कॉलोनी में अपने माता पिता के घर पहुंचे। माधवराव सोफे पर बैठे थे। मां कहाँ है पापा? कहते हुए शेखर और महिता ने घबराकर सारे कमरों में घूमकर देखा। राधिका रसोई में है। क्या बना रही है? पूरे घर में खुशबू फैली हुई है। दोनों ठीक तो हैं, फिर हमें क्यों बुलाया होगा? सोचते हुए भाई बहन ने एक दूसरे की ओर देखा। मही, शेखर, जाकर नहा लो। तुम्हें उपमा और पेसरट्टू पसंद हैं, मैंने बनाए हैं। सब मिलकर साथ में खाएंगे। जल्दी आओ बच्चों, राधिका ने दोनों को प्यार से कहा। मां, क्या हुआ? तुम ही बता दो। पापा आधी अधूरी बात कर रहे हैं, महिता ने मां से पूछा। जवाब देने के बजाय मां ने पूछा, बच्चे कैसे हैं? पिछली बार की सन्नुंडलू बची हैं या खत्म हो गईं? शाम को आटा गूंथ कर बनाऊंगी, लेती जाना। मां की तरफ बेटी ने गुस्से के साथ देखा। दोनों गए और फ्रेश होकर आए। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे। माधवराव गुस्से में कुर्सी खींचकर बैठे। पापा, मां, हमें कुछ खाने का मन नहीं है, पहले बताइए क्या हुआ? महिता ने पूछा। क्या बताऊं बेटा? बाहर उगलते हुए भी शर्म आ रही है इस पागल औरत ने। कहते हुए माधवराव गुस्से के कारण बात पूरी न कर सके और बीच में ही रुक गए। मां ने क्या किया? विस्तार से बताइए पापा, शेखर ने पूछा। अरे, तुम्हारी मां ने मुझे वो रिटायरमेंट गिफ्ट दिया है जो कोई पत्नी किसी पति को नहीं देती। यह देखो, कहकर वह अंदर गए और राधिका द्वारा उन्हें भेजे गए तलाक के कोर्ट नोटिस को लाकर शेखर के हाथ में दे दिया। महिता और शेखर दोनों स्तब्ध रह गए। मां, ये क्या है? हम विश्वास नहीं कर सकते, महिता ने जोर से कहा। पापा, तुमने मां को कभी कुछ कहा? उन्होंने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वह तुम्हारे कदमों पर चलकर तुम्हारी इच्छाओं का पालन करती हैं। अभी रिटायरमेंट का फंक्शन कितना शानदार हुआ था। सबने कहा था कि यह शादी जैसा हुआ है, शेखर ने कहा। हाँ, सबने कितनी खुशी मनाई थी कि तुम दोनों राधा माधव जैसे हो। उस दिन हमने आनंद और उत्साह से कितना धूमधाम से जश्न मनाया था। और इतने में यह क्या? मां, महिता ने दुखी होकर पूछा। पता नहीं बेटा, वह नोटिस देखकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। तुम्हें ऐसा लग रहा है तो सोचो मुझे कैसा लग रहा होगा। माधवराव रोने जैसा मुंह बनाकर बैठ गए। राधिका ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर के लिए सब खामोश हो गए। फिर माधवराव ने बात शुरू की। उस दिन यह नोटिस पढ़कर लगा जैसे मेरी धड़कन रुक गई हो। सोफे पर धम्म से गिर गया। वह तुरंत दौड़कर आई और मुझे पानी और BP की गोली दी। यह क्या है? इतने साल मैंने इसे बर्दाश्त किया है, केस तो मुझे करना चाहिए, उन्होंने कहा। चुप रहिए पापा, कहकर महिता ने उन्हें रोका। मां ऐसा नहीं कर सकती। जरूर कोई गलती हुई होगी, कहते हुए शेखर ने मां की तरफ देखा। राधिका ने मुंह खोला। सॉरी बेटा, मैंने स्वयं ही यह नोटिस भेजा है, उन्होंने स्थिरता से कहा। मां, कहते हुए दोनों स्तब्ध रह गए। माधवराव ने अपना माथा पीट लिया। क्या हुआ? अब कौन सी आफत आ गई? तीनों की ओर देखते हुए राधिका ने पूछा।
यह बात बाहर पता चली तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इतनी सी समझ भी नहीं है। इतना सब करके भी कितनी आराम से पूछ रही है, क्या हुआ? माधवराव लगभग चिल्लाते हुए कह रहे थे, आप लोग भोजन कीजिए। कहते हुए उन्होंने अपना खाना खत्म किया और प्लेटेट लेकर सिंक की तरफ चली गईं राधिका। भाई बहन दोनों असमंजस में थे। माँ, तुम ऐसे क्यों जा रही हो? पहले इसकी बात बताओ। तुम्हें पता है हम कितने परेशान हैं। महिता ने आक्रोश से कहा। दुखी मत हो बच्चों, मैंने बताया न कि नोटिस मैंने भेजा है, राधिका ने प्लेट टब में रखते हुए कहा। वही क्यों? कब तुमने पापा को एक अपशब्द तक नहीं कहा? और आज ऐसा क्यों? यह बात अपने पापा से पूछो। वह तो देखो, दांत निकल रहे हैं। अरे, कसम से कह रहा हूं, हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। सब पहले जैसा ही था। यह अचानक क्या है? इसीलिए मेरा दिमाग खराब हो रहा है, माधवराव ने कहा। फिर उन्होंने खुद ही कहा, वैसे वह मुझे छोड़कर कहां जाएगी? न नौकरी, न कोई धंधा। कैसे गुजारा करेगी? वह चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, राधिका ने धीरे से कहा। देखो मां, तुम हमारे पास आने की सोच रही होगी, तो एक बात सुनो। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे दामाद की न तुम पर न हम पर इज्जत रहेगी, महिता ने कहा। तुम्हारी बहू को क्या बताएंगी मां? उसे और बच्चों को तुम पर आदर रहेगा? शेखर ने कहा। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं इसी घर में रहूंगी, राधिका ने दृढ़ता से कहा। हो, यह देखो, यह किस हद तक उतर आई है। क्या मतलब? यह घर उसके नाम पर लिखा है, इसलिए मुझे निकाल देगी? चिल्लाते हुए माधवराव कुर्सी फेंककर सर्र से खड़े हुए। वहां पास ही रखा पेपरवेट उठाकर टीपॉय पर जोर से मारा, गुस्से में फेंक दिया। उस झटके से टीपॉय का शीशा टूटकर बिखर गया। उसी गुस्से में उन्होंने राधिका पर हाथ उठाया। दोनों बच्चों ने पिता को रोक दिया। क्यों रोका? मारने दो, राधिका ने आराम से नैपकिन से हाथ पोंछते हुए कहा। शेखर और महिता हैरान रह गए। जब यह गाली देते हैं तब तो तुम लोगों ने कभी नहीं रोका, और जब मार रहे हैं तो क्यों रोक रहे हो? वह कितनी चोट पहुंचा सकते हैं? 4 मारकर शांत हो जाएंगे, मैं सहन कर लूंगी। लेकिन गालियां वैसी नहीं हैं। वे हर पल सुननी पड़ती हैं, सुनते ही रहना पड़ता है। कुछ बातों का मेरे पास जवाब होने पर भी मुझे पलटकर नहीं बोलना चाहिए। अगर बोलूंगी तो वह गालियों का पुराण और लंबा खींच जाएगा। इसलिए मार ही सही है, मारने दो, उन्होंने कहा। मां, तुम पापा के बारे में जानती हो ना, गुस्सा ज्यादा है। फिर भी इतने साल ठीक थीं। क्या आज गालियां तुम्हें तकलीफ दे रही हैं? शेखर ने पूछा। इस बात पर राधिका जोर से हंसी। हां बेटा, इस पागल औरत ने घर डुबो दिया। तुम्हारे पापा के यह कहते ही क्या तुमने एक क्षण के लिए सोचा कि वह पागल औरत कौन है? नहीं ना। तुमने तुरंत पूछा, मां ने क्या किया? पापा? इसका मतलब मेरा नाम राधिका नहीं, पागल औरत ही है? मां की बातों से शेखर ने सिर झुका लिया। ठीक है, ठीक है। आपको इतनी आदत हो चुकी उन गालियों से, मुझे अब नई तकलीफ क्यों हो रही है? यह है न सवाल। महिता? हां। मां, तुमने ऐसा क्यों किया? पूछकर महिता की आंखों में आंसू भर आए। ठीक है, सीधे मुद्दे पर आते हैं, कहते हुए राधिका ने बताना शुरू किया। इतने साल ठीक थी, मैंने उन्हें कटघरे में नहीं खड़ा किया। इसका मतलब यह नहीं कि मैं पागल औरत हूं, बुद्धू हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आता या मैंने स्वीकार कर लिया है। मेरे पापा ने मुझे झूले में बिठाकर प्यार से पहली बार राधाम्मा कहकर पुकारा था। वह बुलावा मुझे 18 साल की उम्र तक सुनाई दिया। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपने मायके में मैं राधाम्मा ही थी। मुझे राधिका भी कोई नहीं बुलाता था। पर अब मैं वह नाम ही भूल गई हूं। शादी के इतने साल बाद अब मुझे अचानक गुस्सा, दुख, आत्म
सम्मान क्यों उमड़ आया है, यही न तुम्हारा संदेह है? मैं वह बताती हूँ। तब, अब और हमेशा मेरे अंदर आत्म सम्मान था, लेकिन तब मेरा सिर जिम्मेदारियों से भरा हुआ था। तुम्हारे पापा को शांति से ऑफिस भेजना था, तुम्हें पढ़ाई के लिए भेजना था, तुम्हारी शादियां करनी थीं, तुम्हारे बच्चों को देखना था। इस प्रकार तब सबको मेरी जरूरत थी, इसलिए मैंने मुंह नहीं खोला। उन्होंने कहा, अब नहीं है क्या जिम्मेदारी? माधवराव चिल्लाए, नहीं भी तो मैं निभा नहीं सकती। घर को हिलाते हुए राधिका ने जोर से एक ही बात कही। माधवराव के मुंह से बोला नहीं गया। राधिका ने फिर बोलना शुरू किया। पापा रिटायर हो गए हैं, अब उन्हें नौकरी का तनाव नहीं है, 24 घंटे घर में रहते हैं, तो मुझे भी इतनी भागदौड़ और अन्य टेंशन नहीं होनी चाहिए ना? हमें दोनों को आराम से उठकर हंसते, खिलखिलाते और खुशी से समय बिताना चाहिए ना? लेकिन जीवन वैसा नहीं है। मुझे पहले से दुगनी टेंशन हो गई है। यह मैंने सोचा नहीं था। एक समय था जब अगर वह छुट्टी के दिन थोड़ी तबीयत खराब होने पर घर पर रहते थे तो मेरा मन खुश हो जाता था। उन्हें उनकी पसंदीदा चीजें बनाकर खिलाने का उत्साह उमड़ता था। मैं हड़बड़ी में सब बनाकर देती थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी चैन से नहीं रहने दिया। और अब तो सुबह उठने से लेकर उनके सोने तक वह मुझे घर गृहस्थी के उपदेश देते रहते हैं। सब्जी में थोड़ा हिंग ज्यादा डालने को कितनी बार कहा है तुम्हें? शादी को इतने साल हो गए, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? कहते हैं उस सब्जी में हिंग डाली थी और सब्जी स्वाद में भी अच्छी थी, पर वह उनकी सलाह थी। एक दिन मैंने सारे कपड़े नीचे डालकर अलग करके धोने के लिए तैयार किए। इतने में गैस सिलेंडर वाला आ गया तो मैं उधर चली गई। बस सारे कपड़े नीचे फेंक दिए हैं, घर को डुबाने में लगी हो। तुम्हें घर सजाना नहीं आता, कहते हुए उस गैस वाले के सामने चिल्लाते रहे। पानी डालने से पौधा क्यों बेकार हो जाता है? जानो, सुबह पौधों को पानी डालते समय सुप्रभात शुरू कर देते हैं। हमारे आंगन के हर पौधे और फूल को पता है कि उन्हें किसने पाला है। आधी कटी हुई प्याज, नींबू, थोड़ी मुरझाई हुई चौलाई या हरी मिर्च उन्हें दिख जाए तो कामवाली के सामने क्लास शुरू कर देते हैं। उन्हें रिटायरमेंट मिली ना, तो मुझे क्यों नहीं? सच कहूं तो जब जिम्मेदारियां थीं तब भी मैं इतनी दुखी नहीं। सारी जिम्मेदारियां पूरी होने के बाद रिटायरमेंट की उम्र में मैं ऐसे सिमट रही हूं। क्यों पता है? तब ये सलाहें घर में 5-6 घंटे ही सुनाई देती थीं, अब पूरे दिन सुननी पड़ती हैं। अब जो यह जिंदगी के कुछ दिन बचे हैं उन्हें राधाम्मा न सही, कम से कम राधिका के रूप में ही जीना चाहती हूं। बेटा, मुझे पागल औरत बनकर नहीं जीना, कहते हुए राधिका फूट फूट कर रो पड़ी। मां की आंखों में आंसू कभी न देखे शेखर और महिता परेशान हो गए। तीनों राधिका की तरफ देखते रह गए, कोई कुछ नहीं बोला। उस रात बस खाने का दिखावा करके सब सोने चले गए। शेखर को याद आया कि कितनी बार पापा के गाली देते हुए मजाक करने पर वह भी पापा के साथ हंसा था। उसे अफसोस हुआ, हाय, मैं बेटी होकर भी मां के मन को नहीं समझ पाई। महिता बेचैन हो उठी। कोर्ट नोटिस के अनुसार अगले दिन सुबह 10 बजे कोर्ट में हाजिर होना था। माधवराव ने बिना कुछ बोले खाना खाया। बालकनी में थोड़ी देर इधर उधर टहले। पत्नी द्वारा दी गई गोलियां लीं। सोफे पर लेट गए और सोने का दिखावा करते हुए आंखें मूंछ लीं। राधिका ने अपना सारा काम निपटाया और बेडरूम में बिस्तर पर लेट गई। नींद न आने पर भी कुछ देर के लिए सोने का ढोंग किया। वह पति का इंतजार कर रही थी। माधवराव भी वैसे ही अभिनय करते हुए सोफे पर बहुत देर तक बैठे रहे। राधिका सो गई। थोड़ी देर बाद माधवराव बेडरूम में आए और बिना आवाज किए राधिका के बगल में लेट गए। चमेली जैसे उसके सुंदर रूप को चेहरे पर चेहरा रखकर देखते हुए उनकी सोच अतीत में चली गई। तब उनकी उम्र 24 थी। उन्होंने नई नौकरी शुरू की थी।
सोने जैसे मेरे मामाजी की शादी के लिए वह कृष्ण देवी पेट गए। वहीं लहंगा, ओढ़नी में खुली चोटी के साथ सिंदूर का टीका लगाए हुए साधारण सी राधिका दिखी। गहनों से सजी धजी बाकी लड़कियों को छोड़कर उनकी नजरें राधिका पर टिक गईं। उसके बाद बड़ों से बात हुई और शादी की रस्में हुईं। तुम कितनी सादी और सुंदर हो, तुम मेरे लिए ही बनी हो राधिका। तुम राधिका हो और मैं माधव। हम दोनों राधा माधव हैं, उन्होंने प्यार से कहा। शादी धूमधाम से हुई। उसके बाद धीरे धीरे राधिका उनके अनुरूप ढलना शुरू हो गई। माधवराव की हैसियत के अनुसार रेशमी साड़ियां पहनी, इच्छा न होते हुए भी गले में भरपूर गहने पहने, हाथ सोने की चूड़ियों के भार से झुक गए। घर में सारी कीमती पट्टू साड़ियां थीं। ये मत लाइए, मुझे उमस होती है, मुझे पसंद नहीं। जब वह कहती तो वह कहते, सब जलन करेंगे ना। तुम्हें कहाँ उमस होती है, हमारे स्टेटस के अनुसार रहो। वह जब भी दौरे पर जाते गहने और पट्टू साड़ियां लाते। वह सोचते थे कि ऐसा करना ही अच्छी देखभाल है। उन्हें किस तरह की साड़ी पसंद है, कौन सा रंग पसंद है, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। वह चाहते थे कि पत्नी में उनका स्टेटस दिखे। जैसे जैसे साल गुजरते गए, उनकी बातों में भी बदलाव आया। उन्होंने राधिका को हल्का करके बोलना शुरू कर दिया। दिन में 4 बार पागल औरत कहना उनकी आदत बन गई। राधिका उन बातों को सहन करती हुई, सबके लिए सब उपलब्ध कराती हुई, अपने जीवन में स्वयं को पीछे छोड़कर अपनी पसंद नापसंद को दरकिनार करके कष्ट न मानते हुए मुस्कुराहट के साथ घर और बाहर सब संभालती थी। मुस्कान से भरे उस चेहरे के पीछे कोई तकलीफ है या नहीं, यह सोचने की फुर्सत उनके मन को नहीं मिली। हमारी राधाम्मा का जीवन सोने जैसा है, गांव वाले सब कहते थे। उन्हें भी यही सच लगा। बाहर अचानक गरज और बिजली के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई तो माधवराव चौंक गए और अतीत के विचारों से बाहर आए। खिड़की के पास जाकर खड़े हुए। ठंडी हवा के साथ बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर पड़ीं। उनका मन धीरे धीरे विशाल होता जा रहा था। पीछे मुड़कर राधिका की तरफ देखा। पहली बार उन्हें अपने व्यवहार पर दुख हुआ। उन्होंने खुद को गलत ठहराया। बिस्तर के पास जाकर धीरे से राधिका के बगल में लेट गए। उनका मन पश्चाताप से भर गया कि उनके व्यवहार ने राधिका को कितना तंग किया होगा। उनकी आंखों से 2 आंसू गालों पर लुढ़क गए। राधाम्मा, मैं जरूर तुम्हारे निर्णयों का सम्मान करूंगा। जरूर सम्मान करना चाहिए, उन्होंने मन में पक्का निश्चय किया। उन्होंने पत्नी पर हाथ रखा और सो गए। सुबह हुई। शेखर और महिता तैयार हो रहे थे। बीच में मां को देखते हुए, मां मत करो कहकर समझाने की कोशिश की, पर रुक गए। माधवराव दुखी मन से धीरे धीरे तैयार हुए। राधिका तैयार होकर बाहर आईं। उन्होंने साधारण नीले रंग की सूती साड़ी पहनी थी। माधवराव को लगा कि वह उसमें रेशमी साड़ी से 10 गुना ज्यादा सुंदर लग रही हैं। सभी आंगन की ओर बढ़े। कार में बैठने जा रही राधिका को पति की पुकार सुनाई दी, राधाम्मा। विश्वास न कर पाई राधिका घूमकर पीछे मुड़ी। पश्चात्ताप से भरे दिल से उनकी आंखों में प्यार से देख रहे पति की ओर देखते हुए वह निस्तब्ध खड़ी रह गईं। दोनों की आंखों में आंसू थे। वे एक दूसरे को धुंधला देख पा रहे थे। राधाम्मा, तुम मेरी सोने जैसी बच्ची हो, पागल औरत नहीं। तुमने मुझे और बच्चों को पलकों की तरह पाला। बच्चों को काबिल बनाने वाली गृहिणी हो। इतने साल मैंने अपने अहंकार या तुच्छ भावना के कारण अनजाने में तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। मैं तुम्हारे प्रति जिद्दी रहा। अब दिल से कह रहा हूं, सॉरी। मैं अब तुम्हें कष्ट देने वाला काम कभी नहीं करूंगा। अब तुम्हारी मर्जी है। मैं अब कभी तुम्हारे विपरीत नहीं चलूंगा, माधवराव ने स्पष्ट और स्थिर रूप से कहा। राधिका ने कांपते हाथों से पति के हाथ को अपने हाथों में ले लिया। क्या आप कोर्ट जा रहे हैं, इसलिए रुकने के लिए यह सब कह रहे हैं? उन्होंने दुख से भरी धीमी आवाज में पूछा। नहीं राधाम्मा, मैंने कहा न कि मैं तुम्हारे इरादे के आड़े नहीं आऊंगा। मैंने तुम्हें अभी वचन दिया है और वही कर रहा हूं।
उस वचन के अनुसार अगर तुम्हें कोर्ट जाना है, मुझसे तलाक लेना है, तो मैं पूरे दिल से तुम्हारी इच्छा का सम्मान करूंगा। अब मुझे बस इस बात का दुख है कि तुम मुझे शायद न मिल पाओगी। इज्जत जाने की सोच कहीं दूर दूर तक नहीं है। रिश्तेदार क्या कहेंगे, इसका भी डर नहीं है। तुम्हारे इरादे के आड़े नहीं आया, बस यही संतोष काफी है। उन्होंने दुख से भरी आवाज में कहा, मैंने आप पर कोई केस नहीं किया है। ये रद्द किए हुए कागजात हैं। मेरी दोस्त वकील फातिमा ने भेजे थे। इन पर कहीं कोर्ट की मुहर है क्या? देखिए। राधिका ने आंखों में मुस्कान लाते हुए कहा। यह सुनकर माधवराव आश्चर्यचकित हो गए। उससे भी ज्यादा वह अत्यधिक आनंद से उत्साहित हो उठे। गेट के बाहर खड़े ड्राइवर नंदैया को राधिका ने पास बुलाया। नंदैया, बताओ, मैंने तुम्हें कार कहाँ ले जाने को कहा था? उन्होंने पूछा। बीच रोड पर, मैडम। मंदिर जाकर वहां से शाम तक बीच पर समय बिताने को कहा था, मैडम, ड्राइवर ने कहा। इतने में शेखर और महिता ने जल्दी वह नोटिस पलटकर देखा। उसमें कहीं भी कोर्ट की मुहर नहीं थी। दोनों बच्चे खुशी से मां को दोनों हाथों से कसकर गले लगा लिया। सच में, पापा, हमारी राधाम्मा ने हम सबको पागल बना दिया, शेखर ने हंसते हुए कहा। नहीं, बेटा, मेरी राधाम्मा ने मेरा पागलपन दूर कर दिया, माधवराव ने कहा। इस बात पर सब मन से हंस पड़े। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखिए। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।